20 जिलों के 90 निकायों में चुनाव का बिगुल बज गया है। 90 निकायों में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 15 जनवरी तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 15 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक नाम भरे जा सकते हैं। 28 जनवरी को मतदान होना है और आपको बता दें कि मतदान का जो समय होगा वो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। 31 जनवरी को मतगणना होगी। तो 90 निकायों के लिए आज से नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 15 जनवरी दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। 19 जनवरी तक नाम वापस लेने का वक्त है और 28 जनवरी को मतदान होगा। समय जो मतदान का है वो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का है और 31 जनवरी को नतीजे आएंगे। तो इस वक्त हमारे सहयोगी सुधीर चौधरी, गोवर्धन और साथ ही साथ प्रेम मीणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुधीर आपके पास आ रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होने वाली है। क्या शुरू हो चुकी है नामांकन की प्रक्रिया या 10:30 बजे से? तय समय से शुरू होती है। 11 बजे से शुरू होती है नामांकन की प्रक्रिया और 3 बजे तक चलती है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। अभी सतीश पूनिया जी जो कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है वो हमारे से जुड़ेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे क्योंकि 12 जो जिले थे उनके 50 निकाय के जो अभी चुनाव हुए हैं उन 50 निकाय चुनाव में बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार बीजेपी सबको साथ रख के चलना चाह रही है क्योंकि इन 50 निकाय के अंदर जो चुनाव हो चुके हैं उनके अंदर जो तस्वीर सामने निकल के आई थी उसमें गुटबाजी सामने आई थी क्योंकि क्षेत्रीय और की स्थिति ज्यादा रही है। अभी हमारे पास सतीश पूनिया जी है, उनसे हम बात करेंगे। सतीश जी, किस तरह की रणनीति रहने वाली है इस बार, क्योंकि पिछले जो चुनाव था 12 जिलों के 50 निकाय को बीजेपी को खासी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार क्या स्थिति रहने वाली है? नहीं, हम नहीं जीते तो कांग्रेस भी नहीं जीती थी। 32 निकायों में निर्दलीयों थी और सत्ता के रवैये ये माना जाता है कि सत्ताधारी दल को लाभ मिलता है, लेकिन कांग्रेस भी बहुत कम सीटों पर सिमट गई थी, बल्कि निर्दलियों ने ज्यादा मुकाबला किया। लेकिन ये जो 90 निकाय हैं ये भारतीय जनता पार्टी के मिजाज के हैं और इन शहरी निकायों की जनता, जिसमें अजमेर नगर निगम भी है, किशनगढ़ नगर परिषद भी है, तो मुझे लगता है कि भीलवाड़ा नगर परिषद है, इस तरीके के जो जहाँ बीजेपी का वैचारिक आधार ज्यादा है, तो हमें इन चुनाव में पिछले मुकाबले, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में लोकसभा विधानसभा को भी यदि आंकड़ा देखेंगे तो हमारी उतनी उस तरीके की वहाँ उपस्थिति उस रूप में नहीं है। लेकिन इसके लिए हम लोग कमिटेड हैं कि 90 निकायों में अधिकांश में हम लोग जीतें। एक बड़ा सवाल उभर के आ रहा है कि जिस तरह से टिकटों का जो बंटवारा है उसमें अहम रोल रहता है, क्योंकि पिछली बार जो गलतियां हुई, आप ही के जो पार्टी के लोग थे वो निर्दलीय बन के और चुनाव में आगे और सभापति बने, इस तरह की नहीं हुई और गुटबाजी नहीं बन पे, उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? टिकटों का बंटवारा किस तरह से करने वाले हैं? देखिए, इसकी तो एक डेटेड सी व्यवस्था है और पार्टी के सब प्रमुख लोग चर्चा करते हैं, प्रभारी हम लोगों ने लगाए, वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, उनसे चर्चा होगी। तो जो एक व्यवस्थित सी व्यवस्था है उसके हिसाब से ये सब चीजें होती हैं। आगे क्या होगा उसका 19-20 का लेखा जोखा बाद में करेंगे। जो टिकटों का बंटवारा है वो अंतिम दिन पे आता है कि जब नामांकन दाखिल होना है उस दिन आपका टिकटों की घोषणा करते हैं। इस बार भी क्या इसी तरह की जो परंपरा है उसी का निर्बंध रहने वाला है? नहीं, क्योंकि चुनाव में बहुत कम समय होता है, इसलिए बहुत दूर दराज के एरिया में यहाँ से प्रभारी जाते हैं, चर्चा करते हैं, तो उसमें स्वाभाविक रूप से समय लगता है। और कोई भी पार्टी 11 तारीख को नॉमिनेशन होगा तो 11 को उम्मीदवार की घोषणा कर दे, ये मुनासिब होता नहीं है। इसलिए नामांकन के आखिरी दिन के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले ये सब चीजें होती हैं। तो हम लोग भी 13-14 तक इसकी घोषणा करेंगे। तो क्या लगता है कि ये जो टिकटों का वहीं की वहीं पे आप घोषणा करने वाले हैं या फिर यहाँ से प्रदेश कार्यालय से घोषित होंगे सारी टिकटें? नहीं, वहाँ से तो पैनल लेके आएंगे, घोषणा तो यहीं से होगी। और किस तरह की तैयारी मानते हैं, क्या दावा कर रहे हैं? क्योंकि आज ये सामने आ जाएगा कि 90 निकाय है, 90 में, क्योंकि पिछली बार 2015 में जब चुनाव हुए थे उसके हिसाब से थे बीजेपी को बढ़त थी। इस बार किस तरह का दावा करने वाले हैं आप? देखिए, एक धारणा शहरी निकायों में साफ तौर पर ही होती है कि जिसकी सरकार होती है उसको बढ़त मिलती है। हाँ,
पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी को एक तरफा बढ़त नहीं मिली थी। इन चुनाव में भी बेशक वो कितना ही मशीनरी का इस्तेमाल करे, कितना ही परिसीमन में धांधली करे, लेकिन कांग्रेस को सीधे सीधे एज नहीं है इन चुनाव में। और हम पूरे तरीके से कमिटेड हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ एक 2 साल की शासनकाल में जन आक्रोश साफ दिखता है, तो एंटी इनकम्बेंसी ये बड़ा कारक होगी। तो स्थानीय मुद्दे कितने रहेंगे? स्थानीय नेताओं ये हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा जो कि बात कर रहे थे सतीश पूनिया से, तो अपने अपने दावे हैं। गोवर्धन, अब देखिए बीजेपी तैयारी भी कर रही है, दावे भी कर रही है, कांग्रेस के क्या दावे हैं और कांग्रेस इन 90 निकायों के लिए कितनी तैयार है? क्योंकि सतीश पूनिया एंटी इनकम्बेंसी की भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने निकाय चुनाव में पूरी जी जान लगा दी है। और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो इस बार कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति में थोड़ा सा बदलाव किया है। पिछली बार जो नगर निकायों और पंचायत राज चुनावों के लिए कांग्रेस ने जिलेवार जो ऑब्जर्वर्स लगाए थे, इस बार ऑब्जर्वर्स नहीं लगाए गए हैं। जो संगठन के जिला प्रभारी हैं उन्हीं को ऑब्जर्वर्स की भूमिका दी गई है। जो पिछले दिनों संगठन के कार्यकारिणी घोषित हुई थी, उस कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं उनको जो कामकाज का बंटवारा किया गया था, जिला प्रभारी सचिवों, प्रदेश सचिवों को और प्रदेश महासचिवों को जिला प्रभारी बनाया गया था, उन्हीं को स्थानीय निकाय के चुनाव में ऑब्जर्वर्स की भूमिका दी गई है। आज ही सारे जिला प्रभारियों को क्षेत्र में जाकर के और बैठ के लेकर पैनल बनाने का काम शुरू करने का टास्क कल अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दे दिया था। उसके बाद में कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो जिलों के लिए रवाना हो चुके हैं। आज कल 2 दिन में बैठ के करके और पूरे जिले में जहां जहां जिन जिन स्थानीय निकायों के चुनाव है वहां का वो पैनल तैयार करके प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे और उसके बाद में टिकट फाइनल होंगे। मोटे तौर से टिकट वितरण में पुराना फार्मूला ही अपनाया जाएगा, जिसके तहत जो विधायक और विधायक के हारे हुए उम्मीदवार हैं उन्हीं की टिकट वितरण में ज्यादा चलेगी। उनसे राय लेकर के और पैनल तैयार किया जाएगा और उसके बाद में ओवरऑल जो इलेक्शन मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी संगठन के जिला प्रभारी की रहेगी। ये स्ट्रेटेजी कांग्रेस ने बनाई है, क्योंकि कांग्रेस नए साल में और पिछले 6 महीने में पहली बार जो चुनाव हो रहे हैं उनमें संगठन की टीम के साथ उतर रही है। अब तक जो कांग्रेस ने चुनाव लड़े हैं, पिछले 3 चुनाव, उनमें बिना संगठन चुनाव लड़े थे, इसलिए अलग से ऑब्जर्वर लगाए गए थे। इस बार ऑब्जर्वर लगाने के बजाय संगठन पदाधिकारियों को ही ये जिम्मेदारी दी गई है। जी गोवर्धन, क्या वही रणनीति एक बार फिर से कांग्रेस की रहेगी कि नामांकन का जो आखिरी दिन है उससे एन पहले, या फिर हो सकता है लिस्ट जारी भी ना करे, फोन करके मैसेज करके बता दिया जाए कि हम आपको अपना उम्मीदवार बना रहे हैं? रणनीति वही रहेगी कांग्रेस की? बिल्कुल, कमोबेश रणनीति वही रहने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हैं आज से नामांकन स्टार्ट है। कांग्रेस के जो प्रदेश पदाधिकारी हैं जिनको जिलों की जिम्मेदारी दी गई है वो 2 दिन तक जिलों में रहेंगे, फिर वो पैनल बनाएंगे। तो 3 से 4 दिन का जो वक्त है वो इस पूरी एक्सरसाइज में गुजरने वाला है। तो नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख के दिन या फिर 1 दिन पहले तक ही कांग्रेस अपने उम्मीदवार तय कर पाएगी। और जो पुराना पैटर्न था कि उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बजाय सीधे जो प्रभारी हैं उनको सिंबल दे दिए जाएंगे, विधायक को सिंबल दे दिए जाएंगे और वो फिर जहां नॉमिनेशन दाखिल करते हैं उस दिन उनको वो सिंबल दे देंगे। यानी उसी स्ट्रेटेजी पे कांग्रेस आगे काम करेगी। प्रेम मीणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम, आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। दोनों ही प्रमुख पार्टियां जो हैं अभी तक टिकटों का वितरण भी नहीं कर पाई हैं। ऐसे में उम्मीद क्या है कि आज नामांकन के लिए कितने लोग पहुंच पाएंगे? देखिए अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से 10 बजे से लोक सूचना जारी होते ही प्रदेश में 20 जिलों की 90 निकायों के लिए नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। 15 जनवरी तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 16 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 19 जनवरी को नाम वापस ले सकते हैं और 20 जनवरी को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। 28 जनवरी को मतदान होगा। मतदान का समय इस बार आयोग ने सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रखा है। 31 जनवरी को मतगणना होगी। आयोग ने चुनाव की पूरी तैयारियां कर ली है और राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय कोरोना गाइडलाइन है, कोरोना प्रोटोकॉल है, उसकी सख्ती के साथ पालन किया जाए। जो आयोग ने नियम बना रखे हैं उन नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। यदि नामांकन भरते समय कोई प्रत्याशी
कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करता है तो राष्ट्रीय महामारी अधिनियम 2005 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आज नामांकन का पहला दिन है तो अभी ऐसा माना जा रहा है कि वो प्रत्याशी जिन्हें राजनीतिक दलों द्वारा टिकट मिलने की संभावना कम है वो आज निर्दलीय के तौर पर अपने नामांकन दाखिल कर सकते हैं। फिलहाल प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी अभिषेक। बिल्कुल, प्रक्रिया तो शुरू हो गई है क्योंकि नामांकन आज से दाखिल होने शुरू हो गए हैं। तो अब ऐसे में चुनौतियां जो है दोनों ही प्रमुख पार्टियों के बीच है। एक और चीज सुधीर, अगर मैं आपसे समझना चाहूं, अभी जो आप बात कर रहे थे सतीश पूनिया से आश्वस्त नजर आ रहे थे एक तरीके से वो, लेकिन ये आश्वस्त जो है वो ऊपर ऊपर है या वाकई में बीजेपी अपनी तरफ से आश्वस्त है? क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा फेसबुक पे जो चीजें या सोशल मीडिया पे जिस तरीके से चीजें सामने आई, पार्टी को उससे भी दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में यह चुनाव सतीश पूनिया के लिए कितना अहम हो जाता है? देखिए, सतीश पूनिया के लिए अग्नि परीक्षा की तरह इस चुनाव को देख सकते हैं क्योंकि 50 निकाय के चुनाव में उनके रिजल्ट अनुकूल नहीं रहे। पंचायत राज में रहे, उससे पहले नगर निगम में कुछ अनुकूल रहे, लेकिन अब चूंकि एक बड़ा चुनाव है, 90 निकायों में है, तो 90 निकायों में भाजपा की उपस्थिति कितनी रहती है उसमें सतीश पूनिया के वर्चस्व की बात देखी जाएगी। और जिस तरह से आपने बात करी कि सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही है वो अपनी अपनी जगह है, क्योंकि कल एक ऐसा ही पेज आया था सतीश पूनिया के पक्ष में, एक ऐसा ही पेज आया था जिसमें 12 नवंबर 2020 को एक कार्यकारिणी घोषित की गई थी, तथाकथित रूप से वो लेटर वायरल हुआ था। उसके बाद उन्होंने खंडन भी किया कि इस तरह के मैं जिनको जानता भी नहीं हूँ कौन लोग हैं, इनकी पड़ताल करवाई जाएगी। तो जब प्रदेश बीजेपी में इस तरह की बातें सामने आ रही है कि दो गुट जो आ रहे हैं उनके समर्थक किस तरह से सोशल मीडिया पे कर सकते हैं या किसी के माध्यम से करवाई जा रही है, एक जांच का विषय है। लेकिन एक बार की लगता है कि कहीं कहीं वर्चस्व की लड़ाई तो कहीं सामने नहीं आ रही है। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब 90 निकायों के अंदर बीजेपी का कितना वो सभापति बनते हैं, कितने बोर्ड बनते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी ये है कि उस समय जब 50 निकायों के अंदर बीजेपी के खुद के जो प्रत्याशी थे वो निर्दलीय चले गए या उनको पार्टी से बाद में निकाला गया, तमाम जो गतिविधियां हुई तो इस बार नहीं हो, इसका खासा ख्याल रखने वाली है बीजेपी। जी बिल्कुल। तो ऐसे में चुनौतियां कांग्रेस के भी सामने है। गोवर्धन, अगर मैं आपसे कांग्रेस की स्थिति समझूं तो जिस तरीके की चीजें बीजेपी के अंदर खाने है या नहीं, हालांकि उसको नकार रहे हैं सतीश पूनिया, कुछ वैसी स्थिति कांग्रेस के लिए भी तो है। यहां पर भी बहुत सारी चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने क्योंकि अंदर खाने चीजें बहुत सारी चल रही हैं। बिल्कुल, देखिए जो बीजेपी की अभी जो स्थिति बनी है वो अलग है, लेकिन कांग्रेस में क्योंकि जो ग्रुपिज्म है वो आज नई समस्या नहीं है, पहले से ही ये समस्या चलती आई है और कमोबेश हर पार्टी में होती है, लेकिन कांग्रेस के भीतर ये बिल्कुल ग्रास रूट स्तर तक रहती आई है। तो कांग्रेस पार्टी इसकी हमेशा अभ्यस्त रही है गुटबाजी की। अब लेकिन जो 90 निकायों की चुनौतियां हैं उनमें सबसे बड़ी चुनौती गुटबाजी की है, लेकिन पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है नेताओं को भी कि आगे राजनीतिक नियुक्तियां बाकी पड़ी हुई हैं और उसमें चुनाव में जो बेहतर परफॉर्म करेगा, जो कार्यकर्ता काम करेगा, उसका वेटेज होगा राजनीतिक नियुक्तियां देने में। कांग्रेस ने एक फॉर्मूला यह भी तय कर दिया कि जिनको निकाय चुनाव जो लड़ लेंगे उनको राजनीतिक नियुक्तियां नहीं दी जाएगी। तो कमोबेश जो ग्राउंड स्तर के नेता हैं वो ये चाहते हैं कि अगर राजनीतिक नियुक्ति मिले, इसलिए हो सकता है वहां पर निकाय चुनाव में वो ठीक से काम कर ले। हालांकि स्थानीय स्तर की जो चलिए तो अब देखना अहम होगा गोवर्धन की जो ये गुटबाजी की खबरें सामने आ रही हैं उससे कितना पार पाती हैं दोनों ही पार्टियां। दोनों ही पार्टियों के लिए अपनी अपनी चुनौतियां हैं। बहुत शुक्रिया गोवर्धन, सुधीर और प्रेम आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। कोविड-19 महामारी ने परस्पर